नमस्कार, मैं हूं संजीव श्रीवास्तव। आप देख रहे हैं 4 PM न्यूज नेटवर्क। मित्रों, बिहार चुनाव का पहला चरण का जो मतदान है, निकट है और इसके लिए जबरदस्त तरीके से जमावट और साथ-साथ जो एक राजनीतिक सरगर्मियां पूरे उफान पर हैं और बहुत सारे रंग निकल कर बिहार की राजनीति से आ रहे हैं। जो बातें हो रही हैं, एनडीए की ओर से जंगल राज पर पूरा जोर है, लेकिन वहां क्या कुछ चल रहा है वो सामने। और इन सब के बीच एक बड़ी जो कहीं तस्वीर उभरी या एक नया रंग निकल कर आता दिखा है, उसमें अजीत डोभाल जो राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार हैं, उनका एक बड़ा दिलचस्प सा बयान सामने आया है। वो कह रहे हैं, सुशासन ही राष्ट्र निर्माण और सुरक्षा की आधारशिला है। और चूंकि सरदार वल्लभ भाई पटेल जी का आज जो जन्मदिन है, तो लिहाजा ये भी निकल रहा है कि सरदार पटेल का विजन आज के भारत में पहले से ज्यादा जरूरी है। ये भी बात मैं कह रहा हूँ, क्योंकि देश एक बड़े संक्रमण और संरचनात्मक बदलाव के दौर में है। ये बातें कही है। तो जो बिहार के रंग हैं, बिहार में बहुत कुछ देखने को मिला है आज। और साथ में ये जो अजीत डोभाल का जो ये कहीं टिप्पणी है, और वैसे भी जो एनडीए है उसको लेकर बहुत सवाल उठते हैं, खासकर भारतीय जनता पार्टी की संविधान बदल देंगे और क्या क्या नहीं, कि 400 पार के समय में। तो आक्षेप स्वयं पर है, लेकिन बातें जो निकलती हैं बिल्कुल उलट निकलती हैं। तो देश की बात हम जो करते हैं, अभय दुबे सर, प्रोफेसर अभय दुबे सर, चलूंगा सीधे अभय सर के पास, सबसे पहले जोड़ूंगा। अभय सर, बहुत बहुत स्वागत करूंगा आपका। और अभय सर, ये सुशासन बाबू बिहार, और वहां हालत क्या है? इलेक्शन का दौर चल रहा है, बहुत कुछ तस्वीरें, और इस सबके बीच में ये जो राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार साहब का इस तरीके का वक्तव्य, यहीं से शुरुआत करूंगा, टिप्पणी आपकी। देखिए, डोभाल साहब ने जो बात कही है, बात उनकी बिल्कुल सही है। उन्होंने और भी कई बातें कही हैं जो दक्षिण एशिया में जो भारत के पड़ोसी देश हैं, उनके अंदर जो राजनीतिक अस्थिरता आई है, सरकारों के खिलाफ जो जन विद्रोह हुए हैं, नेपाल है, श्रीलंका है, बांग्लादेश है, सरकारें गिर गईं लोगों के विद्रोह से। तो उनका ये कहना सही है कि वो सुशासन की कमी के कारण हुआ, निश्चित रूप से सुशासन की कमी के कारण हुआ। तो जब डोभाल साहब ये बात कहते हैं, तो जाहिर है कि वो उनकी 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 3 उँगलियां हैं, वो बांग्लादेश, श्रीलंका और नेपाल की तरफ उठी हुई हैं। लेकिन बाकी 2 उँगलियां किधर हैं? बाकी 2 उँगलियां तो खुद उनकी तरफ इशारा कर रही हैं। मतलब उन्हें अपने गिरेबान में भी मुंह डाल के देखना चाहिए कि क्या पिछले 11 साल से उनकी पार्टी और उनके नेता इस देश पर शासन कर रहे हैं, खुद भी उन शासकों में डोभाल साहब शामिल हैं। क्या भारत को वे सुशासन दे पाए? और अगर मेरे सवाल का सबसे बड़ा उदाहरण उन्हें देखना हो ठोस, तो वो बिहार की तरफ देखें, जहां उनकी भारत में तो 11 साल से सरकार है, बिहार में पिछले 20 साल से सरकार है। 20 साल से सरकार में क्या वो बिहार में सुशासन दे पाए? 20 साल पहले भी बिहार को देश का सबसे पिछड़ा राज्य माना जाता है, और आज भी भारत सरकार के खाते में बिहार देश का सबसे पिछड़ा राज्य है। आप वहां की हालत देखिए, वहां की बिहार की क्या है। अगर आप कोई बिहार के हवाई अड्डे पे उतरे, तो उसे समझ में ही नहीं आएगा कि वो उत्तर और पूर्वी भारत के इतने बड़े राज्य की राजधानी के हवाई अड्डे पे उतर रहा है। देश के छोटे छोटे कई जगहों पे राज्यों की राजधानियों को हवाई अड्डे मिल गए हैं, लेकिन बिहार में 20 साल से भारतीय जनता पार्टी का शासन है, उन्हें हवाई अड्डा नहीं मिला। अभी एक बहुत ही वरिष्ठ और प्रतिष्ठित पूर्व आईएएस अफसर से मेरी बातचीत हो रही थी, तो उसने मैं उनका नाम नहीं लूंगा, उन्होंने नीतीश कुमार के साथ अपना निजी अनुभव बताया। तो उन्होंने नीतीश कुमार को कहा कि आप केवल जमीन अलॉट कर दीजिए, हम आपको 2 एयर स्ट्रिप वाला एक हवाई अड्डा देंगे। नीतीश कुमार जी हवाई अड्डे के लिए जमीन का आवंटन करने में विफल रहे। मतलब एक तरह की जिद थी कि हम बिहार का विकास नहीं करेंगे। अच्छा, अब बिहार में भारतीय जनता पार्टी चुनाव लड़ रही है। संजीव जी, आज जो हुआ है बिहार में, उससे तो हम सब लोग हैरत में पड़े हुए हैं। आपने भी उस घटना के बारे में सुना होगा, आज जो हुआ है। आज एनडीए का संकल्प पत्र या घोषणा पत्र जारी होना था। 26 सेकंड में भाग खड़े हुए, 26 सेकंड में भाग खड़े हुए सारे के सारे बड़े दिग्गज ने। मौर्य होटल में सुबह 9:30 बजे उस कार्यक्रम को होना था। पहले तो वो कार्यक्रम आधे घंटे देर से शुरू हुआ।
10 बजे जब पत्रकार लोग सब जमा हुए और नेता लोग जब मंच पे आए, तो वक़्त आते ही घोषणा कर दी गई कि नेताओं के पास बिल्कुल समय नहीं है, उन्हें प्रचार के लिए जाना है, इसलिए कोई किसी को संबोधित नहीं करेगा। बस नेताओं ने अपनी शक्ल दिखाई, घोषणा पत्र का उन्होंने ऐसे करके आवरण दिखाया और उसके बाद वो वहां से चले गए। उसमें मुख्यमंत्री भी थे, केवल वहां सम्राट चौधरी रह गए, उन्होंने 2-3 लाइनों में उस घोषणा पत्र के बारे में बात कही, उसके बाद वो भी चले गए। किसी पत्रकार से कोई सवाल नहीं लिया, कोई विश्लेषण, व्याख्या, कोई संबोधन, कुछ नहीं हुआ। अब वहां पे बहस तो इस बात की है कि ये जो कार्यक्रम है, ये 2 मिनट में खत्म हुआ, 26 सेकंड में खत्म हुआ कि 6 सेकंड में खत्म हो गया। जेपी व्यंग से नड्डा कहा भी जा थे रहा है, उसमें, विश्व की सबसे बड़ी पार्टी के अध्यक्ष जेपी नड्डा साहब थे, हाँ, हाँ, बाकी पूरे उसमें घटक दल भी थे जी। व्यंग से उसमें ये कहा जा रहा है कि मैगी नूडल बनने में भी 2 मिनट लगते हैं, ये 2 मिनट भी बिल्कुल नहीं सही, चला कार्यक्रम। एग्जैक्टली हाँ, एग्जैक्टली तो इस एग्जैक्टली। तरह की इन लोगों की हालत है। अब आप बिहार में, आपके घोषणा पत्र में मुद्दे हैं, चूंकि तकनीकी रूप से आपको परंपरा के हिसाब से एक घोषणा पत्र जारी करना है, तो आपने वो खाना पूरी कर दी। जिस तरह से आपने गैर गंभीर तरीके से वो काम किया, तो जाहिर है कि विकास से संबंधित मुद्दों में आपकी कोई रुचि नहीं है। अगर आपकी कोई रुचि होती तो आप अपने मुद्दों को गंभीरता से कहते। अब महागठबंधन ने जब अपना संकल्प, जब तेजस्वी प्रतिज्ञा पत्र पेश किया था, तो तेजस्वी यादव खुद वहां मौजूद थे, मुख्यमंत्री पद के चेहरे हैं, उन्होंने पूरा घोषणा पत्र लोगों के सामने पढ़ा, 45 मिनट तक वो कार्यक्रम चला, उसके बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, सब हुआ उसके अंदर। यह कुछ नहीं हुआ, यहाँ पर सेकंडों में वो कार्यक्रम खत्म हो गया, पलक झपकते हुए कार्यक्रम खत्म हो गया। अरे भाई, अब यही करना था तो किया क्यों था? ये सवाल मैंने बिल्कुल बिल्कुल, वाजिब है, हाँ, वाजिब है। आप अखबारों के दफ्तर में अपनी प्रेस रिलीज भिजवा देते, आप ईमेल कर देते पत्रकारों को उसको, किया क्यों था? यहाँ पे पत्रकार लोग भी हैरत में है कि ऐसा क्यों किया गया। बिल्कुल ऐसा बिल्कुल, होता किसी के नहीं है आमतौर पर, गले नहीं उतर रहा सर, इतने सालों से हम किसी लोग भी कर रहे हाँ, हैं, कभी हमने हाँ, ऐसा नहीं देखा कि आप कभी नहीं इतनी सुना, बड़ी किसी के गले नहीं उतर रहा। मौका। लेकिन अब आपने ऐसा किया, इसका सीधा मतलब ये है, जो राहुल गांधी ने एक बार कहा था कि लोगों का कल्याण करने में या लोगों की मांगों पर कान देने में या लोगों की जरूरतों को पूरा करने में इस सरकार की, मोदी सरकार की दिलचस्पी नहीं है, क्योंकि मोदी सरकार लोगों का काम करके उनके वोट नहीं लेने में कोई रुचि रखती है। मोदी सरकार जानती है कि चुनाव जीतने के और दूसरे तरीके हैं, उसमें ये चुनाव चोरी कर लो, वोट चोरी कर लो, ये राहुल गांधी ने कहा था। इस जो बिहार में हुआ है, उसको देख के यही लगता है कि वास्तव में इनकी बिहार का जो वो विकास, उसमें कोई दिलचस्पी नहीं है। बिहार केवल देश के अपेक्षाकृत अमीर राज्यों को मजदूर सप्लाई करने वाली एक एजेंसी बन गया है, और उस एजेंसी के मैनेजर का नाम है नीतीश कुमार। सचमुच सच। हाँ, बस वो यही है। नीतीश कुमार पिछले 20 साल से उस एजेंसी के मैनेजर बने हुए हैं। बिहार में एक उद्योग नहीं ला पाए, पिछले, सोचिए आप, 20 साल हो गए, कोई उद्योग बंद हो नहीं गए ला सर, पाए, बहुत सारे बंद हो गए, उनके राज में बंद भी बंद हो हुए, गए। काफी सारे और बंद देखिए, हुए। जब जो सरकार 20 साल से है, वो घोषणा पत्र क्या देगा उसको? तो 20 साल का रिपोर्ट कार्ड पेश करना चाहिए। रिपोर्ट कार्ड, यस सर, यस हाँ, हाँ, उसको बताना चाहिए कि भाई, हम, मोदी जी ने इतना बड़ा पैकेज, 1.5 करोड़ रुपए का पैकेज का वायदा किया था, वो पैकेज कहाँ है? नहीं मिला तो क्यों नहीं मिला? मिला तो वो पैसा कहाँ गया? हुँ? कहीं कोई यहाँ पे ये उद्योग खुलेगा, वो होगा, ये होगा, इनका सशक्तिकरण होगा, तमाम तरह के लुभावने वादे किए गए थे, बड़ी-बड़ी बातें की गई थी। कुछ भी नहीं किया बिहार के लिए इन लोगों ने। अब एक तरफ तो ये है कि जहाँ, जिस प्रदेश में आपका 20 साल से हुकूमत है और चुनाव चल रहा है, वहाँ की आपकी मुद्दों में केवल औपचारिक दिलचस्पी है, कोई गंभीरता से दिलचस्पी नहीं। दूसरी तरफ आपके राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार छत पे खड़े होके उपदेश दे रहे हैं कि सुशासन करना चाहिए। अरे भाई, किससे आप कह रहे हैं? सुशासन करना तो आपकी ज़िम्मेदारी है ना। एब्सोल्यूट, बिल्कुल सही, बिल्कुल हम सही। कहें पत्रकार के तौर पे उनसे कि आप सुशासन करें, तो बात समझ में आती है, क्योंकि हम उन्हें सुझाव दे सकते हैं। वो किसको सुझाव दे सकते हैं? उन्हें तो अपने आप को ही सुझाव देना चाहिए कि सुशासन करना चाहिए। तो ये जब स्थिति बनी हुई है, बहुत अफ़सोसनाक स्थिति है, और ये लोग इस तरीके से बोलते हैं, मोदी जी भी इस तरीके से बोलते हैं, कई मंत्री भी इस तरीके से बोलते हैं, जैसे कि वो काम करने की ज़िम्मेदारी किसी और की हो, इनकी ना हो। और क्यों, बिल्कुल। अबे सर, ये भी जो है, ये मसला है, जब मैं पहले अजीत डोभाल जी पे ये पहले कर लेता हूँ, उन्होंने 2-3 चीजें जो कही है, बड़ी उसको लगता है, वो जो हम कहते हैं ना, परोपदेश कुशल बहु तेरे, और आपने हाँ, जो बात कही कि जिम्मेदारी आपकी, वो कह रहे हैं
उन्होंने जो खास 3 कारण जो खराब शासन के गिना रहे हैं, 3 कारण। अब 11 साल से केंद्र में मोदी जी की अगुवाई वाली सरकार है, ज्यादा समय हो गया, 20 साल आप जो बिहार कह रहे हैं, और बाकी भी डबल इंजन ज्यादातर जगह। तानाशाही प्रवृत्ति एक, उसमें कह रहे हैं भेदभावपूर्ण कानून, न्याय में देरी और मानवाधिकार का उल्लंघन। पहला उनका ये उपदेश। फिर दूसरा कह रहे हैं संस्थागत गिरावट, भ्रष्ट या असंवेदनशील सेना, नौकरशाही सुरक्षा ढांचे, और आर्थिक असफलता, भोजन पानी की कमी, महंगाई और करों का बोझ। तो ये ये सारी समस्याएं ये सब कुछ सही, सब कुछ इन्हीं के राज में सब कुछ चल रहा है सर, इनके राज्य में सारी मौजूद है। चीजें। जी वही हाँ, क्या है और सर? दुनिया का कोई भी सूचकांक देख लीजिए, कोई भी आप सर्वे देख लीजिए, भारत की क्या स्थिति है? Exactly. कोई स्थिति नहीं, कहीं भारत नहीं ठहरता उसमें। और इसके बावजूद वो इस तरह से कह रहे हैं जैसे कि वो बता रहे हो किसी को ये करना चाहिए आपको। भाई किसको बता रहे हैं आप? आपको तो अपने आप को बताना चाहिए कि आपकी जिम्मे, और कितने दिनों से आप इस देश में हुकुम, ऐसा बात भी नहीं कि अभी आपकी 6 महीने पहले या 3 महीने पहले सरकार आई हो, या साल भर पहले सरकार आई हो। 11.5 साल हो गए हैं हिंदुस्तान में हुकूमत करते-करते, लगातार मुतवातिर, बिना किसी गैप के। उससे पहले 6 साल अटल बिहारी वाजपेयी हुकूमत कर चुके हैं। तो 17.5 साल हुकूमत हो चुकी है भारतीय जनता पार्टी की देश के ऊपर। अटल जी की हुकूमत को छोड़ भी दें, उसको तो ये लोग याद भी नहीं करते अब। अगर केवल नरेंद्र मोदी की हुकूमत को ही भाजपा की हुकूमत माने, तब भी 11.5 साल हो गए। इधर ये मतलब ये अजीत डोभाल साहब का आप ये इस सब कहना निर्लज्जता इस को समय देखिए। बिहार चुनाव के दरमियान कहना, ये इसको कैसे, मतलब ये चीजें क्यों उकेरी जा रही, क्या इसको कैसे देखें, ये क्या है, ये क्या विनाशकाली विपरीत नहीं, बुद्धि है क्या? असल में ये बात, ये इन लोगों को लगता ये है कि को किसी किस्म की कोई संवेदनशीलता नहीं है, कोई ज़िम्मेदारी का एहसास नहीं है। इन लोगों को कहता है जो जिसका जो मन में आए वो बोलता है। अब अमित शाह बिहार में जाते हैं, भाषण देते हैं, एक बार और एनडीए की सरकार बना दो, सारे घुसपैठियों को निकाल कर बाहर करेंगे। ये उन्होंने भाषण में बोला था, नहीं बोला था इसी बोला लहजे में? बोला है तो सर। भाई आपकी सरकार तो 20 साल से है वहां पे। एक बार क्यों, आपकी सरकार तो कई बार बन चुकी है वहां पे लगातार। ऐसी बात भी नहीं कि कोई बीच में आ गया हो, कुछ हो गया हो, एक डेढ़ साल के लिए, और एक डेढ़ साल के लिए बीच में अंतराल हुआ था जब महागठबंधन के साथ चले गए थे नीतीश कुमार। बाकी तो इन्हीं की सरकार है। तो अब आपने घुसपैठियों को क्यों नहीं निकाल के बाहर किया? और निर्लज्जता देखिए, आपने इतनी बड़ी एसआईआर कराई, एक घुसपैठिए की शिनाख्त नहीं की उसके अंदर। अब 11 साल से ज्यादा वक्त, 11 साल से ज्यादा केंद्र में आपकी सत्ता है, जो आप होम मिनिस्ट्री के हाथ में, घुसपैठिए तो आप ही के बिल्कुल, हाथ में है ना, सीमा पार बिल्कुल। से यदि कोई आ रहा है। हाँ, मतलब इन लोगों को लगता है कि कुछ भी बोलेंगे, कुछ भी करते रहेंगे, लोग इनकी बात की तरफ ध्यान नहीं देंगे, और लोगों के वोट लेने के लिए इनके पास दूसरी तिकड़में हैं, खजाने के द्वार खोल देंगे, लोगों को 10,000, 15,000 टुकड़े फेंकेंगे उनकी उनकी तरफ, झूठे वायदे करेंगे। अब मोदी जी वहाँ क्या भाषण दे रहे हैं? मोदी जी कह रहे हैं मोदी को गालियाँ दी जा रही हैं, मोदी की माँ को गालियाँ दी जा रही हैं, विपक्ष पाकिस्तान का सपोर्टर है। मतलब इस प्रकार की बातें कर रहे हैं वहाँ पे जाके वो। छठ मैया का अपमान किया है। अब आप चलिए इस बात, मोदी जी के इस आरोप पे विचार कीजिए, छठ मैया का अपमान किया है। छठ जो है वो बिहार का महापर्व है। कौन सा ऐसा नेता होगा, कौन सी ऐसी पार्टी होगी जो छठ मैया का अपमान करेगी? नहीं क्या सर, वो असल पागल में है क्या, वो लोग क्या? मुझे लगता है सर, वो जो उन्होंने वो जो एक्सपोज हो गए कि वो मिनरल वाटर से नहाने वाले थे, हाँ, वो एक्सपोजर भारी पड़ गया, वो उसके हाँ, तो चक्कर में उसका अब आप उन्होंने एक्सपोज। 60 फुट जवाब है, लेकिन आप सोचिए कि आप जनता जनता की जो कॉमन सेंस है, आप उसका अपमान कर रहे हैं। अगर विपक्ष मोदी जी पे आरोप लगाए भाजपा के छठ मैया का, तो वो भी वही बात होगी। तभी मैं यही कहूँगा। सर कोई भी मतदाता जो है वो ये नहीं मानेगा, कोई नेता कोई जो छठ मैया का अपमान कर सकता है। क्यों, हर नेता के घर में तो छठ की पूजा होती है। तो कोई इस तरह की मोदी जी वहाँ बातें कर रहे हैं भाषण में, ताज्जुब होता है सुन के। और बिल्कुल कितने गंभीर हैं उसमें भाषण देते हुए, जैसे कि वास्तव में बड़ी भारी कोई चीज़, नई चीज़ सोच के आए हैं। हमें तो ये देख के लगता है कि इस आदमी के चेहरे पे कितनी गंभीरता है, जैसे कि वास्तव में कोई ऐसी बात कह रहा है जो कि नई कोई नई बात है। मैं हमेशा काम करता रहता हूँ, मैं कभी छुट्टी लेता, ये बात 1 लाख बार कह चुके हैं वो। कह चुके हैं सर, कह चुके हाँ, हैं। अबे सर मुझे तो घुसपैठियों का सवाल झारखंड के चुनाव में भी उठाया था, वहाँ भी हार गए। पता नहीं क्या सोच रहे हैं? नहीं, 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 अबे सर बड़े सम्मानित पद है कि प्रधानमंत्री पद हमारे लिए सर्वोपरि है। देश के प्रधानमंत्री, हमारे जो गृह मंत्री, केंद्रीय गृह मंत्री। मैं कभी-कभी सोचता हूँ, अबे सर मैं आज पूछ लेता हूँ, मतलब ये थोड़ा अलग किस्म का है, थोड़ा परिहास वाला है
कि कभी-कभी ये लोग जब अकेले में बैठते होंगे तो बताते होंगे कि देखिए हमने इस राज्य में कैसे मूर्ख बना दिया, उस राज्य में कैसे खेल कर दिया। ये हाँ, ज़रूर जैसे यही नहीं होता यही जैसे जो यही गम है। जो जैसे कि कई जो जालसाज़ टाइप के लोग होते हैं और जालसाज़ी किया तो बताते हैं मैंने ऐसे उड़ाया, ऐसे ये हाँ, हाँ, किया। बिल्कुल, वही तो आप ऐसे बिल्कुल आपस में ठीक कह शायद रहे हैं। करते होंगे सर शायद? नहीं, संजीव जी, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। ये लोग आपस में बैठते होंगे, ये बहुत ही गैर गंभीर किस्म के लोग हैं। ये कोई आपस में कोई बहुत गंभीर, बुद्धिमानीपूर्ण बौद्धिक चर्चा थोड़ी ना करते हैं। यही हमने क्या तिकड़म की, उसको हमने फिट कर दिया, उसको हमने काट दिया, उसकी उसकी टाँग खींच दी, उसको चढ़ा दिया, अपना आदमी वहाँ बैठा दिया, उसको हटा के ऐसा कर देते हैं, उसका कान उमेट देते हैं, ये सब यही सब बात बोलते हैं। अच्छा दूसरे, आपने कभी सुना है कि बाहर किसी मोदी के आने से पहले किसी प्रधानमंत्री और किसी उसकी पार्टी ने कहा हो कि ये प्रधानमंत्री केवल हमारी पार्टी के नहीं है, आपके भी प्रधानमंत्री हैं। मोदी क्यों कहना पड़ता है? क्योंकि क्योंकि उनको मोदी को बहुत ज़्यादा हीनता बोध बहुत है। एब्सोल्यूट, एब्सोल्यूट। इसलिए उन्हें बार-बार कहना पड़ता है कि ये केवल बीजेपी की प्रधानमंत्री नहीं है, बल्कि सबके प्रधानमंत्री हैं। कि जवाहरलाल नेहरू ने कभी ये कहा? इंदिरा गांधी कभी ने नहीं। कभी ये कहा? किसी प्रधानमंत्री ने आज तक ये कहा? प्रधानमंत्री की शपथ ले ली, अपना कर्तव्य पूरा किया जितना कर पाए। कार्यकाल खत्म हो गया और कुछ हो गया तो बात खत्म हो गई। ये सब जो नाटकबाजी है, ये नाटकबाजी इन्हीं के कार्यकाल में सुनने को आती है। क्योंकि हमेशा लगता रहता है कि लोग हमको प्रधानमंत्री बनने का जो श्रेय मिलना चाहिए, वो श्रेय हमें मिल नहीं रहा है। इधर हम लोग कई बार कहते हैं अभय सर और चूंकि थोड़ी फिलॉसफी की बात है तो ये हम लोग कभी-कभी कहते हैं कि हम अपनी अंतरात्मा से बात करते होंगे। आपने हीनता का बोध होता है, इनको अपराध बोध शायद नहीं होता है कि हम जो अपराध बोध नहीं, थोड़ा हो अपराध जाए तो बोध नहीं शायद होता। इन कभी नहीं लोगों को होता है। अपराध बोध नहीं होता कि ये लोग कहते हैं कि राजनीति करने का यही तरीका है। हम जिसको मतलब गिल्ट के तौर पर या अपराध बोध के रूप में देख रहे हैं, वो उनको नहीं होता। क्योंकि वो मानते हैं पॉलिटिक्स करने का यही तरीका है। कितने वो अपनी तिकड़म, माँ को भी ले आते घृणा हैं, और अपनी माँ प्रबंधन। को भी अपनी माँ को मतलब जो अब नहीं है दुनिया में उनको भी ले आते हैं। कहीं कोई बोध ही नहीं है कोई कि ये क्या है, ये उचित नहीं होगा लेकिन वो कुछ नहीं। पहले माँ को लाए, फिर जब वो बात नहीं चली तो उनके पिंडदान की बात करने लगे। जब वो नहीं चली तो वो छठ में नहाने की बात करने लगे। अब वो भी नहीं चली तो विपक्ष पे आरोप लगाने लगे। अबे सर एक चीज डिकोड करना है मैं चाहूंगा आप करिएगा जैसे आज जो हाँ, कुछ हुआ वो जो 26 सेकंड या जो था कि 2 मिनट भी नहीं हुआ मैगी भी नहीं पक पाई टाइप हाँ, का हाँ, वहां नीतीश कुमार वहां जेपी नड्डा वहां चिराग पासवान वहां जीतन राम मांझी सब कोई थे और वो जो डिप्टी सीएम सब लेकिन ये जो भाग जाना ये इसके इसके बहुत मकसद क्या है कि कहीं नीतीश कुमार का स्वास्थ्य से जुड़ा राज खुल जाता है ऐसा कुछ लगता है या क्या वहां मुझे क्या क्या ओपन लगता है, अप क्या आपका आप ठीक आपका सवाल पूछ विश्लेषण रहे हैं। मुझे क्या लगता है कि इन एनडीए के अंदर एक बहुत बड़ी जिच इस बात पर फंसी हुई है कि प्रधान मुख्यमंत्री के तौर पर नीतीश कुमार का चेहरा घोषित करें या ना करें। अब जी कल अमित शाह ने कहा था कि भाई वैकेंसी कहीं नहीं है, ना केंद्र में है, ना वहां पे है, वहां नीतीश कुमार है, वहां नरेंद्र मोदी। उसके बाद से हम सब लोगों को ये लगा था, कल हम लोगों ने चर्चा भी की थी, हम लोगों को ये लगा था कि अब नीतीश कुमार मुख्यमंत्री पद के चेहरे हो गए। लेकिन वास्तव में नीतीश कुमार मुख्यमंत्री पद के चेहरे नहीं हुए हैं। औपचारिक रूप से घोषित करने से वो इनकार करते हैं। तो वहां पे क्या है कि जब महागठबंधन ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस तब की जबकि तय हो गया कि अब तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री पद का चेहरा घोषित कर देना चाहिए। जी जब कर देना चाहिए घोषित तो वो आए मंच पे और उन्होंने फिर उसी रूप में उस घोषणा पत्र को पढ़ा भी। तो बात पूरी तरह समझ में आ गई, जो है वो स्पष्ट है। अब महागठबंधन जीते हारे बात दूसरी है, लेकिन जो तरीका है काम करने का, उस तरीके से उसने काम किया। यहां सब चीजें फंसी हुई हैं और पूरा एनडीए मैं ये मानता हूं 2 गुटों में बटा हुआ है। इस बात को मैं बार-बार कहता रहा हूं। अभी भी आज भी कह रहा हूं इस बात को। मैं मानता हूं कि चिराग पासवान और भाजपा का एक गुट है। दूसरी तरफ जितन मांझी, उपेंद्र कुशवाहा, नीतीश कुमार, इनका इनका एक अलग गुट है और इन दोनों गुटों में टक्कर हो रही है। इन लोगों को लगता है कि अगर भारतीय जनता पार्टी ने अपना व्यक्ति मुख्यमंत्री की कुर्सी पे बैठा दिया, तो पूरी तरीके से बिहार में एक बार फिर ब्राह्मण बनिया हुकूमत, ब्राह्मण भूमिहार राजपूत हुकूमत जो है, वो आ स्थापित जाएगी हो आ जाएगी। जाएगी नीतीश कुमार को चाहते हो या ना चाहते हो, लेकिन इतना तो तय है कि नीतीश कुमार जब तक रहते हैं, तब तक उन्हें ज़्यादा एल्बो रूम मिलता है, ज़्यादा वो अपनी बात को वो कर सकते हैं। पूरी तरीके से द्विज जातियों की हुकूमत बिहार के ऊपर स्थापित कर देगी बीजेपी।
आप देखिए बीजेपी के हिस्से में जो टिकट आए हैं 49% इन्हीं जातियों को दिए हैं बीजेपी ने। बीजेपी ने अपर हाँ, कास्ट। तो ये इस हालत में इसलिए दोनों के बीच जो पूरी तरह गुटबाजी है। अगर वहाँ प्रेस कॉन्फ्रेंस होती, तो गुटबाजी की पोल खुल सकती थी। एग्जैक्टली। और नीतीश कुमार शायद इतने सक्षम नहीं है अभी कि वो पूरा घोषणा पत्र पढ़ते या जो भी बात रही हो। नीतीश कुमार वहां मौजूद रहते, उनकी मौजूदगी में नीतीश कुमार खुद ही कहते हैं कि अब भी आपके सामने घोषणा पत्र पेश करेंगे, तो भी बात बन जाती। ये भी नहीं किया उन्होंने। जी जी। मेरे मेरे तीन चार सवाल हैं आपसे, मैं दो तीन छोटे छोटे आप जैसे एक तो आपने कहा, एक तो ये रहा कि आपने ये जो कहा कि बीजेपी और जो चिराग है, लेकिन चिराग का एक बयान, इसको आप छोटा सा डिकोड कीजिएगा कि चिराग पासवान ने कहा है आज कि एनडीए कहे ना कहे, करे ना करे, लेकिन मेरा दल वो नीतीश कुमार को चेहरा घोषित करता है, करेगा जब विधायक दल की। एक तो ये कहा, तो इसका एक दूसरा सर, इसके साथ साथ जो है हम ये देख रहे हैं, आपने जो कहा गुटबाजी, मंच पर बुलाने की कोशिश होती रही कि आए, क्योंकि यह निकल रहा था कि मोदी के साथ वो नहीं गए, हाँ, वो नीतीश कुमार को बुलाने की कोशिश, और फिर इनके आपस में जैसे होता है कि किसी ने अच्छा भाषण दिया तो बीजेपी उसको एक्स किया करती थी, या एक्स बीजेपी का मोदी जी का भाषण है तो जेडीयू किया करती थी। ये सब चीजों का अभाव दिख रहा है, ये सब क्या कह रहा है सर? और ये चिराग वाला जो है, ये क्या, ये सब चाले हैं, ये सब, या कैसे देखिए, देखें? हाँ, मैं पहले भी इस बात को कह चुका हूं, मैं दोबारा चिराग पासवान के इस वक्तव्य के संदर्भ में भी कह रहा हूं। अब नीतीश जी खुद चिराग पासवान के यहाँ गए जी और उन्होंने कुछ बातचीत आग्रह किया होगा, कुछ दबाव डाला होगा, जो अनुरोध किया होगा, उसके बाद चिराग पासवान ने ये वक्तव्य दिया। ये इस तरह के वक्तव्य लगातार आते रहे हैं। ये सम्राट चौधरी भी इस तरह का वक्तव्य दे दे चुके हैं। सम्राट चौधरी जी बीजेपी के ही नेता हैं। अब चिराग जी पासवान ने इस तरह का वक्तव्य दिया है। अमित शाह ने भी एक वक्तव्य दे दिया था, जी। है? लेकिन ये नो सब वैकेंसी, वक्तव्य नो वैकेंसी, नो औपचारिक। वैकेंसी, नो वैकेंसी, या थे हैं और रहेंगे, यही सब चल रहा है, हाँ, हाँ। घोषित नहीं कर रहे। ये सारे वक्तव्य अनौपचारिक किस्म के वक्तव्य हैं, इनफॉर्मल स्टेटमेंट है। सर। भाई आखिरकार ऐसी क्या बात है कि आप इनफॉर्मल स्टेटमेंट को फॉर्मल स्टेटमेंट में बदलने के लिए तैयार नहीं है? हाँ, ये उसके लिए बड़ा सवाल। तैयार नहीं है। जी तो इसका जी। सीधा मतलब ये है कि दुतरफी चाल खेल रहे हैं आप। बिल्कुल, बिल्कुल, दुतरफी बिल्कुल, चाल बिल्कुल। खेल रहे हैं। आप और ये आपस में जो ये नहीं एक दूसरे का जाना, ये भी असमंज, ये बहुत जबरदस्त तरीके से विरोधाभास या बहुत जबरदस्त तरीके से छीछा लेदर वाली स्थिति अंदरूनी है जो उभर कर आ रही है, ऐसा ये है? एक दूसरे को नहीं कर रहे हैं, बिल्कुल, जैसे एक दूसरे का। बिल्कुल। देखिए, इस वक़्त ये ठीक है कि महागठबंधन सीटों टिकटों का ठीक से बँटवारा नहीं कर पाया और उसकी इसमें किरकिरी भी हुई। लेकिन आज जो इन्होंने किया है, एनडीए ने किया है, इसमें तो एनडीए की बहुत किरकिरी हुई। जी जी जी। अबे सर जो आपने इनका घोषणा पत्र देखा, घोषणा पत्र में जो चीजें लाए, हालांकि बहुत सारी चीजें पुरानी है, लेकिन 1 करोड़ नौकरियों को लेकर, और सरकारी शब्द बाद में जुड़ा है, पहले उन्होंने वही कारपोरेट और तमाम चीजें, मतलब बड़ा एक नहीं है कि हम कल दोनों हाथ में हमारे लड्डू रहे या सब कुछ हमारे हाथों में रहे, ऐसा दिखता है क्या? इस पूरे कुछ निकाल पाए जो तेजस्वी देखिए, का जो असल में आपने है ये कि नामकरण किया? बिहार के चुनाव के केंद्र में सबसे बड़ा मुद्दा है बेरोज़गारी का। जी हाँ, तो उसके जी ऊपर हाँ, कुछ ना कुछ तो कहना पड़ेगा आपको। जी ऐसा कोई घोषणा पत्र कोई पार्टी, कोई नेता जारी नहीं कर सकता इसमें बेरोज़गारी के मुद्दे को संबोधित ना किया गया हो। सर। तेजस्वी ने भी कहा कि हम भाई 2 करोड़ नौकरियाँ देंगे। नहीं, उन्हें ये कह टाइम रहे भी हैं नहीं है कि सर 1 उनका कि करोड़। 20 दिन में नहीं, उनका टाइम बॉन्ड है कि 20 दिन में ये हाँ, आएगा, 2 साल में ये हाँ, करेंगे, ये तो 2 साल में ये बरसों से आएगा, कह रहे पहले हम कानून बनाएँगे वगैरह-वगैरह, हैं? जी, फिर ये भी कह रहे जी। हैं नौकरी देंगे। हुँ, तो ये कहने कहने में क्या जाता है? अगर भई आप तो 20 साल से हुकूमत में हैं, वही मैं कह रहा हूँ, इनको तो रिपोर्ट कार्ड पेश करना चाहिए था ना। एब्सोल्यूट, घो एब्सोल्यूट घोषणा रिपोर्ट कार्ड। पत्र तो वो पार्टी पेश करती है, जो जिसको लोगों ने आज़माया ना हो। जी, ये तो 20 साल से इन्हें बताना चाहिए हमने ये काम किया, जी, जी, जी। नहीं, अभी ये तो बड़ा बताना चाहिए। दिलचस्प है, जब वो ये कह रहे थे, अमित शाह तो ये कह रहे थे कि 14 लाख करोड़ रुपए चाहिए होंगे इतनी नौकरी, अब खुद 1 करोड़ दे रहे हैं, तो फिर नौकरियों का उनके पास आंकड़ा-वाकड़ा कुछ नहीं कि ये कहाँ से लाएँगे पैसे, कैसे लाएँगे, कितना ओवर बजट होगा। मैं आखिरी सवाल अभय सर करूँगा, आखिरी सवाल मैं ये जी। करना चाहूँगा, ये जंगल राज, लालू राज, लालटेन युग सब बातें कर रहे हैं, और बिहार में मोकामा में आज वो दुलारचंद यादव जी का मर्डर हो गया, उसमें आ रहा है किसका नाम है, क्या है? उपेंद्र कुशवाहा के समर्थक 2 पिता-पुत्र को मार डाला गया, एक सिपाही की अभी वो जो एएसआई को गला रेत दिया गया था। तो जंगल राज है कहाँ? किसके उसमें, इस पे कोई जवाब आना चाहिए। क्या ये सब, ये जो देख नहीं रही जनता को नहीं समझ में आ रहा है चीज़ों को? सब देख रहे हैं, सब देख रहे हैं, इसीलिए मैं मानता हूँ कि बिहार में एंटी इनकम्बेंसी है।
बिहार में एंटी इनकम्बेंसी है, मीडिया कैप्चर हो चुका है, मीडिया इस चीज़ को बता नहीं रहा है लोगों को। गोदी मीडिया और सर, गोदी और मोदी हाँ, मीडिया। मैं बता रहे उसी की बात कर रहा हूँ मैं। यस सर, जो सर। उसको मैं सरकारी मीडिया या गोदी मीडिया कहता या हूँ, यस वो सर, यस। पूरी तरह कैप्चर हो चुका है। और जो सोशल मीडिया की सीमाएँ हैं, हाँ सोशल सर। मीडिया के पास रिपोर्टर्स नहीं हैं। सोशल जी, मीडिया के पास सोशल मीडिया क्या है कि ज़रा हम लोग अपनी राय देते हैं, अपना जी हाँ, विश्लेषण रखते हैं। हमारे पास जी, अगर रिपोर्टरों की पूरी टीम होती, मान लीजिए अ, तमाम जो बड़े प्लेटफ़ार्म है सोशल मीडिया के, रिपोर्टरों की पूरी टीम होती, वो बिहार का भी खेत खलिहान वो छान रहे होते और सर्वे वगैरह करवा रहे होते, कर रहे होते। अब बड़े-बड़े चैनल हैं, इनके पास पैसे हैं, ये सर्वे करवाते हैं। कोई सीएसडीएस से सर्वे करवाता है, कोई सी वोटर से सर्वे करवाता है। हम लोग तो ये काम नहीं कर सकते, इसके लिए हमारे पास इतने संसाधन नहीं है। वो तो हज़ारों करोड़ रुपए की लागत से चल रहे हैं। हम लोग तो शू स्ट्रिंग बजट में काम कर रहे हैं अपना। बहुत, बहुत सर, बहुत। बिल्कुल, तो बिल्कुल। ये स्थिति है, इसलिए 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 इनकी जो एंटी इनकम्बेंसी है, उसके तथ्य और उसका विवरण, उसका नैरेटिव निकल के सामने नहीं आ रहा है। बिल्कुल, बिल्कुल। बिहार में एक कितने लाइन पुलिस सर, हैं, कितना भ्रष्टाचार। एक लाइन और चाहूँगा, आप जो बोले थे उसको करिए कंटिन्यू, लेकिन रायता पूरा फैल गया, आज के बाद फैल गया, जो आज हो गया 26 बिल्कुल, सेकंड। आज जो वहाँ पर जिस तरीके से घोषणा पत्र वाले कार्यक्रम में हुआ है मौर्या होटल के, उससे बिल्कुल स्पष्ट हो गया है कि एनडीए के अंदर कुछ भी ठीक नहीं है। और मुद्दे इन लोगों के लिए केवल एक औपचारिक बात है करने के लिए, मुद्दों में इनकी कोई दिलचस्पी नहीं है। मुद्दों की बात केवल इसलिए करते हैं क्योंकि उन्हें करनी है, खाना-पूरी करनी है, इसलिए मुद्दों की उन्होंने बात की है। नहीं तो ये चुनाव ज्ञानेश कुमार जी के उस पे टिका है, ज्ञानेश कुमार जी कुछ कर जाए तो टिका है, वरना तो एनडीए के ये लिए अभी बहुत। डिकोड होना बाकी है कि भाई जो वोट काटे गए हैं और जो वोट जोड़े गए हैं एसआईआर के अंदर, उनका दरअसल इलेक्शन के ऊपर क्या इम्पैक्ट होगा? किस कॉन्स्टिट्यूएंसी में कितना इम्पैक्ट होगा? अभी ऐसा कोई एनालिसिस सामने नहीं आया है कि भाई किस कॉन्स्टिट्यूएंसी में कितने वोट नए जोड़ दिए गए और वो जी, किनके वोट हैं, किस बिरादरी के वोट हैं, किन लोगों के वोट हैं जोड़े गए हैं, इससे क्या फ़र्क पड़ेगा? ये अभी चीज़ें सामने निकल के नहीं आई हैं। अभी जब अच्छा। चुनाव वोट पड़ेंगे, नतीजे आएँगे, तो नतीजों का विश्लेषण होगा, जीत-हार बात होगी, तब समझ में आएगा कि हुआ क्या है दरअसल, खेल क्या हुआ है? एसआईआर से चुनाव जीतने की तिकड़म किस तरीके से की गई है और वो तिकड़म सफल हुई है कि नहीं हुई, ये सब नतीजों से पता चलेगा। बिल्कुल, बिल्कुल, वैसे बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप, ये वो तो एक बहुत अहम है, लेकिन अगर हम इन जनरल देखें, जो मुद्दे आधारित बातें हैं या जो एंटी इनकम्बेंसी की बात है या जो आपसी कुछ ज्यादा खटपट है एनडीए में, तो वो सब तो दर्शा रही कि आज की तारीख में तो एज पर बहुत जबरदस्त एज पर इंडिया ब्लॉक है या जो महागठबंधन है। अब बाकी चीजें उस पर टिकेंगी, लेकिन देखिए अच्छी और शानदार। जब शुरुआत हुई थी तो एनडीए आगे था। फिर काफ़ी उ मेरा मेरा मानना है ऊँच-नीच हुई है इसमें। एनडीए आगे था। फिर जब वोटर अधिकार यात्रा वगैरह निकली तो मुझे लगता था कि ये महागठबंधन ने थोड़ी बढ़त प्राप्त कर ली है। फिर महागठबंधन अपनी सीटों के तालमेल में बहुत ज़्यादा अच्छा कामयाब नहीं हुआ। उसकी किरकिरी हुई तो फिर लगा ऐसा कि एनडीए आगे बढ़ रहा है। लेकिन आज जो हुआ है उससे लगता है कि एनडीए में कुछ अफरा-तफरी है अंदर भीतर उसके। राइट, राइट। अबे सर, बहुत शुक्रिया, बहुत आभार। हम फिर नए विषय के साथ कल मिलते हैं। आज के लिए बहुत जी, जी। आभार। बहुत-बहुत धन्यवाद। मित्रों, आप सुन रहे थे अभय दुबे सर को, और अभय दुबे सर ने वही डिकोड किया है कि वहां जो कुछ चल रहा है और आज जो कुछ हुआ है, आज एनडीए ने अपनी जो कह रहे हैं बहुत जबरदस्त छीछा लेदर ऐसी कराई है, जो तो साफ दर्शा रही है कि बहुत भारी, बहुत बड़ा नुकसान संभावित है। लेकिन अब वही है कि वो जो लीला है ज्ञानेश कुमार साहब या इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की, वो सब कुछ, और वो जो एसआईआर 14 को मालूम होगा। लेकिन कुल मिलाकर हालत आज की स्थिति में तो एनडीए की बिल्कुल अच्छी नहीं है, खस्ता है। इस चर्चा में इतना ही। आपकी अपनी क्या राय है, इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में जाकर जरूर अपनी राय प्रकट कीजिएगा, और हमारी चर्चा अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, ज्वाइन का बटन दबाइएगा तो हमारी हौसला अफजाई होगी। प्यार और स्नेह बना रखिए और देखते रहिए 4 PM न्यूज नेटवर्क। धन्यवाद, नमस्कार।